बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग आप खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर 7, जिसका टाइटल है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम वर्क को देखेंगे कि वर्क क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो देखेंगे हम नॉर्मल लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो फ़िज़िक्स की रूह से वो कुछ उनमें से काम नहीं होते ना। तो फ़िज़िक्स में हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स में हम काम किसको बोलते हैं, कि फ़िज़िक्स के मुताबिक काम कब होगा। ठीक है, तो इन फ़िज़िक्स वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अ कंपोनेंट ऑफ इट। ठीक है, फ़िज़िक्स के मुताबिक वर्क जो है वो तब होगा जब आप किसी बॉडी पर कोई फ़ोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी जो है उसी सिमत में, फ़ोर्स की सिमत में कुछ ना कुछ जो है वो डिस्प्लेसमेंट या फासला तय करे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है W इज़ इक्वल टू एफ़ डॉट डी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो डॉट है वो वेक्टर वाला डॉट है। ठीक है, एफ़ डॉट डी यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्क के इक्वल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको डॉट प्रोडक्ट की वजह से एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फार्मूला है वर्क का। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल है। If you push a box with the force of 10 Newton along the floor and it moves 5 मीटर in the same direction। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम एक बॉक्स को जो है वो खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, सॉरी पुश कर रहे हैं 10 न्यूटन की फोर्स से, और वो फ़र्श पर पड़ा हुआ है। ठीक है, फ़र्श पर पड़े हुए बॉक्स को हम 10 न्यूटन की फ़ोर्स की मदद से पुश कर रहे हैं, तो वो उसी सिमत में जो है वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करता है, यानी फासला तय करता है। तो उसका वज़न क्या होगा, वज़न हमारे पास होगा एफ डी कॉस थीटा, सॉरी वर्क हमारे पास होगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू से वर्क होगा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा होगा ना, थीटा इज़ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि देखेंगे वो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 के बराबर है, और cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल वैल्यूज़ रखी। फोर्स की हमारे पास 10 है और दूसरी जो है वो 5 है, तो हमारे पास 50 जूल वर्क हुआ है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वर्क हमारे पास होता है न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, ज़्यादातर हम जूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ वर्क आर ML/T-2 इंटू एल। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास फोर्स की डायमेंशंस है, और ये हमारे पास एल जो है वो डी की डायमेंशन है, ये वाला डी। ठीक है, दोनों ज़रब खाएंगी तो ML²। ठीक है, ये एल और एल स्केयर बन जाएंगे, एम वैसे ही आ जाएगा और टी की पावर -2 वैसे ही आ जाएगा। मीन्स कि ये वाली जो है वो फोर्स की वर्क की डायमेंशन हैं। ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर वो जो बॉडी है वो कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करती तो हमारे पास वर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी। डी हमारे पास ज़ीरो है, तो जब वो एफ से ज़रब खाएगा तो सारी हमारे पास जो चीज़ है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी वर्क हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, यानी कि उनके दरमियान जो थीटा है वो 90 डिग्री है, देन W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तब भी हमारे पास जो वर्क है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि कॉस 90 जो होता है ना, कॉस 90 डिग्री वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर होता है, तो ये सारी चीज़ को 0 कर देगा और W हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यानी फोर्स अगर फ़र्ज़ करें कि इस सिमत में लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस सिमत में होगा। ठीक है, इनके दरमियान 180 का एंगल होगा, मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के मुखालफ होगी। ठीक है, तब हमारे पास जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तो ये -W के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव वर्क होगा। फॉर एग्जांपल यू लिफ्ट अ बुक अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज़ अपवर्ड बट वेट WmG एक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है नेगेटिव वर्क की कि आप अगर कोई टेबल से कोई बुक ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपने तो डिस्प्लेसमेंट जो बुक ने है वो ऊपर की जानिब तय किया है। ठीक है, तो आपने तो पॉजिटिव वर्क किया है। ठीक है, आपने ऊपर की जानिब फोर्स लगाई और उसी सिमत में जो है वो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, तो इसका मतलब है कि आपने जो है ना वो पॉजिटिव वर्क किया है। लेकिन जो ग्रेविटी फोर्स है ना, ग्रेविटी, ठीक है, उसने
यहाँ पे नेगेटिव वर्क किया है, क्योंकि जो उसका वेट जो है वो नीचे की जानब है, लेकिन वो मोशन जो है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानब कर रही है। तो इसकी वजह से जो है वो ग्रेविटी को जो है ना वो नेगेटिव वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि ग्रेविटी तो हर चीज़ को नीचे की जानब खींचती है, लेकिन हम बुक को ऊपर की जानब ले गए हैं, ठीक है। तो वो ऊपर की जानब उसे मतलब कि रोकने के लिए या मतलब कि भेजने के लिए उसने ग्रेविटी ने जो है ना वो नेगेटिव वर्क किया है, यानी मुखालिफ सिमत में वर्क किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है ये कांस्टेंट फोर्स के साथ जो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं, ये कांस्टेंट फोर्स के साथ हम कांस्टेंट फोर्स जो है उसका ये केस था। अभी हम देखते हैं कि जब हमारे पास फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, यानी किसी पॉइंट पे फोर्स कुछ लग रही हो, किसी अगले पॉइंट पे कुछ और फोर्स हो, मींस के फोर्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही हो, तो फिर वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम इसको एक ग्राफ से देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, यानी फोर्स का ग्राफ है। यानी यहाँ पे F1 वो कुछ है, F2 कुछ है, F3 कुछ है, और यहाँ पे Fn जो फोर्स है वो कुछ और है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मतलब कि हमने इसको जब कैलकुलेट करना है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे रेक्टेंगल्स में, ठीक है, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल जो है वो उसका जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो मतलब चौड़ाई है, ठीक है। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है जो फोर्स के लगने से वो तय करती है कोई चीज़, ठीक है। यानी F1 फोर्स लगी है तो उसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया, F2 लगी फिर उसने डेल्टा एक्स किया, F3 लगी, यानी इन सारी रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो मतलब कि वेरिएबल है, यानी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, मतलब चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जगह पे जो F1 की वजह से जो है वो W1 हम उसको बोलेंगे, डेल्टा W1, यानी वर्क वन जो है वो हम उसको बोलेंगे कि F1 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस चेंज होंगी, साथ वर्क चेंज होगा, लेकिन डेल्टा एक्स जो है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो सबके लिए सेम है, चौड़ाई सबकी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम जब इसका वर्क डन मतलब कैलकुलेट करेंगे तो इन सब वर्क जो जितने हमने वर्क जो हैं वो कैलकुलेट किए हैं उन सब को ऐड करेंगे, हमने टोटल वर्क डन मालूम करना है ना। तो ये जो W1 W2 W3 जो है अप टू Wn, क्योंकि यहाँ पे Fn लास्ट फोर्स है तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो डेल्टा Wn होगा, ठीक है। तो हम इन सारे W जो को हैं वो उनको ऐड करेंगे, ठीक है, उनकी कीमतें यहाँ पे पुट कर देंगे। W1 की कीमत है F1 डेल्टा एक्स, इसकी F2 डेल्टा एक्स, इसकी Fn डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये सारी जो है वो n मतलब के n रकमें हैं हमारे पास, n टर्म्स हैं, n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम समेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन स्मॉल n इज़ इक्वल टू 1 टू n Fn डेल्टा एक्स। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये Fn जो है यहाँ पे स्मॉल n है, क्योंकि स्मॉल n को हम चेंज करेंगे, ठीक है। जो स्मॉल n है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू कैपिटल N, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम n को जब 1 पुट करेंगे तो ये W1 आ जाएगा, यहाँ पे n को जब 2 पुट करेंगे तो W2 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा एक्स तो सबके साथ सेम रहेगा क्योंकि सबकी जो चौड़ाई है वो सेम है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मतलब कि इसको एक मतलब के कम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। ये वाली जो टर्में थी हमने उसको समेशन फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू लेट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता ना अब इंटीग्रेशन के कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मतलब कि एरिया अंडर द कर्व जो हम मतलब कैलकुलेट करते हैं ना उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो भी यही चीज़ होती है, ठीक है। समेशन हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है ना फार्मूले में, तो समेशन जो है वो इंटेग्रल के इक्विवेलेंट होता है, यानी वो भी सम होता है, ठीक है, ये भी सम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू जो वर्क की मतलब कि ये तो हमने थोड़ी रेक्टेंगल्स ली हैं ना ये वाली, तो ये इतना आंसर जो है वो हमारा एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डेल्टा एक्स है ना, ये जो रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है इसको हम 0 को अप्रोच करवा देंगे, मीन्स कि ये बिल्कुल छोटी सी बारीक सी हम जो रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल्स को हम बिल्कुल बारीक कर देंगे, इनकी जो मतलब कि विड्थ है वो बिल्कुल 0 को अप्रोच करवा देंगे। ये एक लाइन से मतलब ये लाइनों की तरह बन जाएंगी, जो रेक्टेंगल्स होंगी वो लाइनों की तरह बन जाएंगी, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, जब हम इनको बारीक कर देंगे ये लाइनों की तरह बन जाएगा, तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो W होगा वो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अभी हमने कैपिटल N नहीं लिया, यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया क्योंकि हमने n को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे Fn डेल्टा एक्स वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये इंटेग्रल की डेफिनेशन है, ठीक है, इंटेग्रल की डेफिनेशन है, ये हम यहाँ पे आगे पढ़ते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Fn डेल्टा एक्स, ठीक है। किसके बराबर है, xi टू xf f ऑफ x dx। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो
हमारे पास फोर्स का फंक्शन जो दिया हुआ है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, ये हमारा मतलब कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, यानी एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स का ग्राफ होगा, अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो उसका जो ग्राफ होगा, अगर हम इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक उसका जो इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास वो चीज़ वर्क डन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको जो बताई है वो डेफिनेशन वो मैंने ये यहाँ पे लिख दी है कि W इज़ इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मीन्स के हम अगर जो फंक्शन है हमारे पास फोर्स का, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है, तो हमारे पास वो वर्क डन आएगा, ठीक है। ये हम इसकी एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास कि इसमें जो है वो फोर्स जो है वो मतलब कांस्टेंट है, बी है हमारे पास फोर्स, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी सब जगह पे फोर्स जो है वो बी है। ये एक स्ट्रेट लाइन इसी वजह से है ना कि एफ इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 0 से लेकर ए तक हमने मतलब कि ये जो है इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है ना वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स जो हमने रेक्टेंगल्स की जो विड्थ ली है वो a/4 है, ठीक है, और जो इनिशियल पॉइंट है हमारा वो 0 है और फाइनल पॉइंट है a, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हर रेक्टेंगल की जो है वो मतलब कि हर रेक्टेंगल का जो एरिया है हम उसको ऐड करेंगे, जिस तरह हमने पिछले मतलब के चीज़ों में किया है कि वो छोटी छोटी रेक्टेंगल के एरियाज़ को ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे हमारे पास जो नंबर 1 रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि a/4, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई है a/4, ये हमने a/4 लिख दिया या 1/4 इंटू a लिख दिया, और जो इसकी ऊंचाई है वो b है, वो b हमने लिख दी। सेम इसी तरह रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4 के एरियाज़ हमने लिख लिए। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास ab के बराबर आएगा, ठीक है। आप इनको सिंपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, LCM लेकर, तो ये ab के बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर इस तरह की एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें जो फोर्स है ना, फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे फोर्स जो है वो kx के इक्वल है, लेकिन ये वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल बन रही है ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम जो है कि इसका अगर एरिया मालूम करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो a/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो रख दिया, ठीक है, साथ मतलब KA, ठीक है, जो हमारे पास हाइट थी ये वाली वो KA है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे k इज़ इक्वल टू a/2, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इसकी जो बेस है वो a/2 होगी मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ठीक है, चलें ये देख लेंगे आप बहरहाल, ठीक है। तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी x वाला सीन नहीं है तो इसमें लिमिट सप्लाई नहीं होगी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन उसी तरह मतलब के आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल 3 है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज़ इक्वल टू x², तो हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय दिस फंक्शन, ठीक है। और जो हमारे पास लिमिट्स दी गई हैं वो 0 से लेकर 1 तक दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम चेक करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने जो वो एरिया अंडर द कर्व था ना, एरिया अंडर द ग्राफ, वो हमने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड किया है, यानी 4 रेक्टेंगल में हमने डिवाइड किया है। तो n हमारे पास नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल 4 आ जाएगा। डेल्टा एक्स इसकी जो हमने मोटाई ली है या विड्थ ली है रेक्टेंगल की वो 0.25 ली है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये आप लास्ट पॉइंट से माइनस कर दें फर्स्ट पॉइंट और इसको 4 पे यानी n पे तकसीम कर दे तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x1 फिर क्या होगा 0.25, इसी तरह 0.25 के फ़र्क से हम x2, x3, x4 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये हमने मतलब कि विड्थ तो निकाल लिया, अब हम इसकी हाइट रेक्टेंगल्स की जो है वो हम हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो हाइट रेक्टेंगल की कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू x² है, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ xi हमने इसलिए लिखा है कि हमारे पास 4 रेक्टेंगल्स हैं तो हम i को चेंज करते जाएंगे, तो यहाँ पे ये है वही चीज़ है, y इज़ इक्वल टू x² ही है। सिंपल हमने सिर्फ xi लगाया है तो इस वजह से यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे xi का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ x1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें
हमारे पास x1 की कीमत है 0.25, इसका स्केयर लेंगे, यहाँ पे स्केयर है तो ये आ जाएगी। इसी तरह x2, x3, x4 की हम सारी जो हाइट्स हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास वर्क डन है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पे अभी i = 1 से लेकर 4 है, क्योंकि हमने 4 रेक्टेंगल्स लिए हैं ना, तो n जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइट आ जाएगी और ये विड्थ आ जाएगी, ठीक है, रेक्टेंगल्स की। यहाँ पे हाइट आ जाएगी और यहाँ पे विड्थ आ जाएगी। तो 0.25 विड्थ तो जो है वो सबकी सेम है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। बाकी जो ये हाइट्स हैं वो इनको ऐड करके हमने 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो W हमारे पास ये आ जाएगा। तो अभी देखेंगे हमने ये 4 रेक्टेंगल्स लेके हमने ये आंसर निकाला है। अगर हमारे पास जो डेल्टा x है, मीन्स के उसकी मोटाई जो है रेक्टेंगल्स की वो 0 को अप्रोच करें, मीन्स के बिल्कुल बारीक बारीक रेक्टेंगल्स लाइनों की तरह हम बना लें, ठीक है, उसको मतलब कि मज़ीद रिफ़ाइन कर लें चीज़ों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हमारे पास इन्फिनिटी को पहुँच जाएंगी, बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल्स हमारे पास आ जाएंगी। तो तब जो वर्क डन होगा ना वो 1/3 के मतलब को करेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 0.3333 इस तरह की आएगी, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। तो मतलब कि ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी जो है वो किसी जिस्म की या किसी फिजिकल सिस्टम की काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, कि कोई सिस्टम जो है वो कितना काम कर सकता है, कोई बॉडी कितना काम कर सकती है, उसको एनर्जी कहते हैं। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स, ये बहुत सी इसकी अकसाम है, जिस तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। इट कैन बी स्टोर्ड, ये स्टोर्ड भी हो सकती है, जैसे कि आप स्प्रिंग को अगर खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह के जो वाटर की एनर्जी है हम उसको मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, जो मैग्नेट की एनर्जी है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी में, यानी इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल 1 है, स्टोर्ड एनर्जी इन अ स्प्रिंग काजेज पेंसिल कैप टू जंप, ठीक है। अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करके उस पर एक पेंसिल की कैप रखें तो वो कैप जो है वो जंप कर जाएगी। वो किस वजह से होगी? उसकी जो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर्ड है ना, उस वजह से ये कैप ने जंप किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइटनिंग ऑफ मैच बॉक्स स्मोक हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। जब हम माचिस को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, हीट निकलती है, ठीक है, वो भी एक एनर्जी की टाइप्स हैं, ठीक है। तो मतलब जो स्मोक ऊपर की जानिब उठता है उसको भी ग्रेविटी के ख़िलाफ़ वर्क करना पड़ता है, तो वर्क के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ मोशन, ठीक है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है कि एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक बस मास m को जो v1 स्पीड पे जा रही थी उसको एक्सेलरेट करवाती है v2 स्पीड पे, ठीक है। यानी कि कोई बस जा रही थी, ठीक है, उसकी पहले वेलोसिटी v1 थी, फिर कोई इंजन ने मतलब कि उस पर एनर्जी लगाई या काम किया तो उसकी स्पीड जो है वो v2 हो गई, ठीक है। तो उसने जो है मतलब कि डिस्टेंस d तक जाते जाते उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 कर दी, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक जो है वो मतलब बस जा रही है, उसका मास m है, उसकी वो कांस्टेंट फोर्स जो हमने उस पर अप्लाई की है ना, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी v1 से v2 चेंज हुई है, ठीक है, और उसने डिस्टेंस d कवर किया है, ठीक है। तो हमारे पास हमने उसका जो है ना वर्क डन इंजन का फाइंड करना है कि इंजन ने कितना वर्क किया है v1 से v2 उसकी वेलोसिटी चेंज करने में, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि उसकी वेलोसिटी चेंज की है, ज़्यादा की है उसकी वेलोसिटी, तो मतलब उसने उस पर वर्क किया होगा, ठीक है। वो हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो अब हम पिछले जो कंसेप्ट थे उसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी v2² माइनस v1² इज इक्वल टू 2a इंटू x2 माइनस x1। यहाँ पे v2 फाइनल वेलोसिटी, v1 इनिशियल वेलोसिटी, x2 जो है फाइनल पोजीशन थी, x1 इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम a इज़ इक्वल टू v2² माइनस v1² ओवर 2d, ठीक है। d जो यहाँ पे डिस्टेंस उसने कवर किया है जो कि x2 माइनस x1 के बराबर है, यानी जो पोजीशन 2 से पोजीशन 1 तक उसने डिस्टेंस तय किया वो d हमने उसको बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन को रीअरेंज करके ये यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरफ चली जाएगी, ये इसको हमने d बोल दिया, और ये d जो है 2 भी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो a यहाँ से हमने ये फाइंड कर दिया। तो अब हम जानते हैं कि w हमारे पास होता है f डॉट d और f हमारे पास बराबर होता है ma के। इसका मतलब है कि w हमारे पास हो जाएगा mad, ठीक है। ma की यहाँ कीमत पुट कर दी हमने, तो यहाँ इसमें आप कीमतें पुट करें, m वैसे ही आ जाएगा, a एक्सेलरेशन की कीमत ये वाली यहाँ पुट करें, और d जो है वो ये वाला वैसे ही आ जाएगा, d से d कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि 1/v2² साथ m आ जाएगा, 1/2 v1² साथ
V1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा दरमियान में ये वाला, ठीक है। मतलब इसको हमने सिर्फ अरेंज किया है, ये 1/2 था और 7 m था, इसको हमने V2 से V1 से ज़रब दे के माइनस दरमियान में डाल दिया, तो ये वर्क के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसका फार्मूला ये है 12mv², ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर एक ट्रक है, उसका जो वेट है वो 20 टाइम्स मोर देन अ रिक्शा बट इज़ मूविंग 5 टाइम्स स्लोअर विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक हमारे पास ट्रक है और एक रिक्शा है, ट्रक का जो वेट है वो 20 गुना ज़्यादा है रिक्शे के वज़न से, लेकिन जो ट्रक है वो 5 गुना जो है वो स्लो चल रहा है रिक्शे की निस्बत, ठीक है। तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि जो रिक्शे का मास है वो m है, ठीक है। तो रिक्शे की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1/2 मीटर 1/2 mv², ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 वैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पे मास जो है इसका 20 m है, यानी कि रिक्शे का अगर मास m है तो इसका ट्रक का 20 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 20 m आ जाएगा, ठीक है, 20 गुना ज़्यादा होने की वजह से। तो जो लेकिन इसकी वेलोसिटी है वो अगर रिक्शे की वेलोसिटी v है तो उसका 5 गुना कम है, यानी v/5 हो जाएगा। 5 गुना नहीं है लेकिन 5 गुना कम है, तो इसका मतलब है v/5 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे कीमतें ट्रक वाली चेंज की हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 20 वैसे ही आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 1/2 mv²। तो यहाँ पे ये चीज़ इस वजह से हमें पता चला कि जो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिक्शा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या हमें बताता है कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताता है कि जो टोटल वर्क डन होता है किसी बॉडी पे वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आती है ये उसके बराबर होता है। ये हम इस एग्जांपल में ये चीज़ देख भी आए हैं, ठीक है। ये वर्क डन बराबर किसके है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और अगर नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको लाजमी याद करना है इन चीज़ों को। एनर्जी की भी सेम यूनिट्स हैं जिस तरह के ये वर्क के हैं, वर्क के यूनिट हमारे पास जूल हैं, तो एनर्जी के भी जूल या न्यूटन मीटर यूनिट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाउ फार विल द कार ट्रैवल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। हमारे पास एक कार चल रही है v0 वेलोसिटी के साथ और इस तरफ इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो कोई ब्रेक्स वगैरह अप्लाई की होंगी तो मतलब वो जो है ना वो ब्रेक्स अप्लाई मतलब कि वो फ्रिक्शन की वजह से कितनी देर बाद रुकेगा। अभी हम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, कोई भी मतलब एक्सेलरेशन नहीं उसको दे रहे, वो एक v0 वेलोसिटी के साथ चल रही थी, चलती जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अभी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी तो लाजमी बात है कि गाड़ी थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, तो वो इतर एक्स डिस्टेंस तक जाके मतलब कि चीज़ ये है कि वो रुकेगी। अभी वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो तय करेगी, तो हमारे पास जो है वो मतलब फ्रिक्शन की वजह से वो गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास W नेट इज़ इक्वल टू मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी, जब वो रुकेगी गाड़ी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे वर्क डन जो है वो माइनस f(x) के बराबर है, क्योंकि जो वर्क डन है ना वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो इस तरफ है, x जो है वो इस तरफ जा रहा है, गाड़ी इस तरफ जा रही है ना, ठीक है। फोर्स इस तरफ है, गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वर्क होगा, इसलिए साथ ये माइनस f(x) आया है, ठीक है। ये किसके बराबर है, -1/2 mv0²। ये काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी हमने उसके फार्मूला लगा दिया, माइनस माइनस से कट जाएगा, लेकिन हमें पता है कि f जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एन के बराबर होती है और n जो है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। तो यहाँ पे f की जगह पे म्यू mg आप पुट करें, साथ x वैसे ही आ गया, ये चीज़ वैसे ही आ गई, यहाँ से आप x निकालें वो v0²/2 म्यू जी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर चेक करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि अगर म्यू जो है वो बिल्कुल छोटा हो, बिल्कुल ज़ीरो हो, तो मतलब ज़ीरो को अप्रोच करे, बिल्कुल कम फ्रिक्शन हो, तो गाड़ी जो है वो कभी भी नहीं रुकेगी। एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, क्योंकि गाड़ी रुकेगी नहीं, तो इन्फिनिट डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पावर का। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। जो काम करने का रेट है हम उसको पावर बोलते हैं, कि यानी कितने टाइम में कितना काम हुआ है, तो उस चीज़ को हम पावर बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है वर्क ओवर टाइम। तो यहाँ पे वर्क का फार्मूला है F.Δx, ठीक है, F.Δx। टाइम हमारे पास डेल्टा टी है, तो यहाँ से हमने F को अलहदा कर लिया। और ये चीज़ पे गौर करें तो ये तो वेलोसिटी का फार्मूला बना था, ठीक है, तो हम इसको FV लिख सकते हैं। तो पावर हमारे पास FV के बराबर है, यूनिट्स इसके जूल पर सेकंड है, ठीक है।
ओल्ड यूनिट्स इसके क्या हैं कि हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर 746 वाट्स के बराबर होता है। और अभी जो बड़े यूनिट्स हमारे पास हैं 0.746 किलोवाट, ठीक है, यानी 1 हॉर्स पावर 0.746 किलोवाट के बराबर होता है। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, ए 2000 kg ट्रॉली इज़ पुल्ड बाय 30 डिग्री हिल एट 20 माइल्स पर आवर बाय अ रोप, हाउ मच पावर इट्स अ मशीन प्रोवाइडिंग। ठीक है, एक कोई पहाड़ी है, ठीक है, उस पर कोई हम गाड़ी खींच रहे हैं, ट्राली खींच रहे हैं, और जो पहाड़ी का एंगल है, ठीक है, वो 30 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो उसको खींच रहे हैं वो 20 माइल्स पर आवर की एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ खींच रहे हैं, और जो रस्सी के साथ उस मशीन के साथ खींच रहे हैं, ठीक है, मशीन के साथ वो रस्सी बंधी हुई है, और वो रस्सी जो है वो गाड़ी को खींच रही है। तो हमने बताना है कि वो मशीन कितनी पावर लगा रही है, ठीक है। द पावर इज़ P इज़ इक्वल टू एफ वी, और यहाँ पे F जो है वो टेंशन है, टेंशन की फोर्स है जो रस्सी में है, तो यहाँ पे हमने इसको TV लिख दिया, F की जगह पे TV वैसे ही आ गया। तो हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो नो एक्सेलरेशन, गाड़ी मतलब कि ये ट्रॉली जो है वो एक्विलिब्रियम में जा रही है, कोई फोर्स इस पर अमल नहीं कर रही क्योंकि नो एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो अलोंग और नॉर्मल दोनों प्लेन के जो है मतलब के चीज़ें ठीक है, दोनों मतलब के जो नॉर्मल और प्लेन दोनों की तरफ जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड बैलेंस हैं, ठीक है। तो हम एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को देखें तो यहाँ पे T होगा, ये एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो mg का जो साइन थीटा वाला यहाँ पे होगा ना कंपोनेंट, वो T इज़ इक्वल टू mg साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास ये है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया और ये 8.93 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास g की वैल्यू ये है, मास हमारे पास ये है, और साइन 30 0.5 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो पावर हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे 2000 kg, ठीक है, 9.8, 8.93 और 0.5, तो पावर हमारे पास 88,000 वाट आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि इतनी पावर जो है वो मशीन प्रोवाइड करेगी उस ट्राली को खींचने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, आपका स्टडी का टाइम ज़ाया ना हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेक्चर्स को ऑनलाइन सुनें ताकि हमारी भी मतलब मेहनत जो है उसका सिला हमें मिल सके। सब्सक्राइब करें चैनल को लाजमी तौर पर, ठीक है। ये काफ़ी मेहनत के साथ लेक्चर्स बनते हैं, इन पर काफ़ी मेहनत होती है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।